हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एलएलबी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट, उसी पर हम बातचीत कर रहे थे। उसी पर बातचीत करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे और नया टॉपिक है हमारा प्रपोज़ल या ऑफ़र। अब हमेशा की तरह हम डेफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनीशन में ये कहते हैं कि कोई भी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हैं ना, तो उसका पहला स्टेप है प्रपोज़ल। ठीक है, अगर कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे तो जनरली उसके लिए हमें दो लोगों की एटलीस्ट रिक्वायरमेंट होगी। एक जो प्रपोजर होता है और दूसरा जो प्रपोजी होता है। मतलब कि एक आदमी प्रपोजल देगा और दूसरा आदमी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। इस चीज़ को हमारा सेक्शन 2A में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब एक प्रपोजल को वैलिड होने के लिए ना कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, जैसे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। उसमें इन तीन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि एवरी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड फर्स्ट। दूसरा है इट मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशन। और तीसरा है इट मस्ट बी सर्टेन एंड डिफाइन डेफिनेट। ठीक है, तो पहले चीज़ को हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट वाले का एवरी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड का इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी को प्रपोजल दे रहे हो ना, सामने वाले बंदे को पता होना चाहिए कि अच्छा मुझे प्रपोजल मिला है। ऐसा नहीं कि दूसरे वाले को कोई खबर ही नहीं है और आपने उसे प्रपोजल दे दिया। जैसे कि एक केस हुआ था लालमन शुक्ल एंड वी गौरी दत्त का। इसमें क्या था कि डिफेंडेंट का नेफ्यू था ना, वो घर से भाग गया था। ठीक है, एब्सकॉन्ड कर गया था। तो उसने अपने सर्वेंट को भेजा उसे ढूंढने के लिए। उसने सर्वेंट को भेजने के बाद 501 रुपये का रिवॉर्ड भी रखा कि जो भी मेरे बंदे को, बच्चे को ढूंढेगा उसे मैं 501 का रिवॉर्ड दूंगा। सर्वेंट को तो इसकी कोई जानकारी थी नहीं। सर्वेंट अपने काम के लिए चला गया और उसने बच्चे को ढूंढ लिया। जब उसने उस बच्चे को ढूंढ लिया और जब वो वापस लौट रहा था, तब उसे पता चला इस बच्चे पर तो रिवॉर्ड मनी भी है। लेकिन जब वो अपने मालिक के पास गया, उसने बोला कि मुझे रिवॉर्ड मनी चाहिए। मालिक के लिए मना कर दिया देने से रिवॉर्ड मनी को। तो उसने उसे कोर्ट में सू कर दिया। तो कोर्ट ने क्या बोला है, कोर्ट का यहाँ पर क्या ओपिनियन था कि कोर्ट ने बोला है कि it was held that he could successfully claim the reward only on the basis of a contract, and in this case there was no communication of the proposal to him. He came to know of it after he had already discovered the boy, which he was already under the obligation to do by the nature of his calling. समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो अब यहाँ पर बात करते हैं बात हुई क्या है, इन्होंने क्या बोला है। देखिए, कोर्ट ने ये बोला है कि जब वो बंदा, जब भी जो भी उसका सर्वेंट था, जब उस लड़के को ढूंढने के लिए गया, ही हैड नो नॉलेज अबाउट एनी रिवॉर्ड। ठीक है, उसे नहीं पता था कि कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है। जब उसने उस बंदे को ढूंढ लिया, उसके बाद उसे रिवॉर्ड का पता चला। तो उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट की उसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया कि जाओ तुम ढूंढ के लाओ तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। उसने जो भी काम किया है वो अपनी एज ए ड्यूटी किया है। तो नेचर ऑफ हिज कॉलिंग था, उसकी वो ड्यूटी थी काम करना। अगर वही घर से निकलने से पहले उसे पता होता कि अगर मैं ढूंढ के लाऊंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसको रिवॉर्ड के लिए वो एलिजिबल होता। ठीक है, इसीलिए अब सेकंड बात पर आएंगे। देखिए, लीगल रिलेशन की बात कर, जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट आएगा वहाँ वहाँ लीगल रिलेशन की बात आएगी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना लीगल रिलेशन के नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको बात याद रखनी चाहिए। जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब भी वो बाहर जाते हैं छुट्टियों पर या कहीं भी वैकेशन पे जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम जब लौट के आएंगे तुम्हारे लिए सामान या गिफ्ट लेके आएंगे। ठीक है, और अगर वो लौट कर आते हैं गिफ्ट लेके नहीं आते हैं, ठीक है, ओरली उन्होंने बोल दिया गिफ्ट लेके आएंगे, अगर वो नहीं लेके आते हैं तो क्या हम उन्हें कोर्ट में सू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लीगल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या नहीं हुआ होता है। ठीक है, वो केवल एक ओरली उन्होंने बोल दिया कि हम लेकर आएंगे। तो यहीं पर एक एग्जाम्पल के बेल्फोर और बेल्फोर के में समझते हैं कि दो कपल थे, वो यहाँ पर रहते थे सेलोन में। और जब वो इंग्लैंड गए अपनी छुट्टी मनाने के लिए, तो वहाँ पर जब छुट्टियाँ, एक कपल छुट्टी मनाने के लिए इंग्लैंड गया, छुट्टी मनाकर इंग्लैंड से वापस ही आ रहे थे तो उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई। ठीक है, वाइफ सिक हो गई। तो डॉक्टर ने बोला इनको आप मत लेकर जाइए, आप चले जाइए वापस अपने ऑफिस। तो ठीक है भाई, वो अपने वापस चले गए। तो उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती है, हम तुम्हें 30 यूरोज एवरी मंथ हम देते रहेंगे। थोड़े टाइम तक उसने
मेंटेनेंस टाइप का 30 यूरो अपने भेजता रहा अपनी वाइफ को, उसके बाद में उसने भेजना बंद कर दिया। जब उसने भेजना बंद कर दिया तो उसकी वाइफ ने उसको कोर्ट में सू कर दिया। कोर्ट ने भी यही रीज़न दिया कि कोई भी लीगली नहीं था, उसने केवल बोला था कि ठीक है भाई, हम तुम्हें देते रहेंगे जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है द प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। ये देखिए, किसी भी प्रपोजल या कॉन्ट्रैक्ट का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो सर्टेन होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए। मतलब आपने अगर किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि लिखा क्या है, ठीक है, या कोई भी आपने कोई शर्त या कोई अमाउंट डिक्लेयर किया है वो भी कंफर्म नहीं है, कोई क्वांटिटी की है वो भी क्लियर नहीं है कि वो कितनी क्वांटिटी की किस मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ वैलिड नहीं होगी। सामने वाली पार्टी चाहे तो कोर्ट में उस चीज़ को चैलेंज कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अगर ए ने कोई चीज़ बी को बेची, जैसे ए अग्रीज टू सेल टू बी 100 tons of oil, there is nothing whatsoever to show what kind of oil was intended। भाई ए ने बोला कि हम आपको 100 टन ऑफ ऑयल देंगे अगर आप मेरा कोई काम कर देते हैं, तो बी से बोला, ए ने बी से बोला, ठीक है, बी ने काम कर दिया। अब ए गया, ए ने कोई भी सस्ता वाला ऑयल जो 10 रुपये या 20 रुपये लीटर आता है वो उसको 100 टन दे दिया। ए ने बोला लेकिन आपने तो भाई हमें पेट्रोल की बात की थी, वो भी तो ऑयल में आता है। तो वहाँ पर उसने चैलेंज कर दिया, लेकिन कोर्ट ने बोला आपने भाई क्लियर ही नहीं कहा था कि कौन सा ऑयल है। तो वो डेफिनेट होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए। जैसे कि ए अग्रीज टू सेल टू बी वाइट हॉर्स फॉर 5,000 और 10,000। अब यहाँ पर यही नहीं पता कि 5,000 की बात हो रही है, 10,000 की बात हो रही है। तो किसी भी प्रपोजल में ये सुनिश्चित करें कि आप उस प्रपोजल को क्लियर कट बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हो उसमें हवा में बातें नहीं हो रही हैं कि अगर आप उसका तीसरा मतलब निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं टाइप्स एंड ऑफर्स की बात। ये कितने टाइप के ऑफर होते हैं? एक होता है जनरल एंड स्पेसिफिक, दूसरा होता है स्टैंडिंग ऑफर, तीसरा होता है ऑफर या फिर इनविटेशन ऑफ ऑफर। जनरल और स्पेसिफिक ऑफर की बारे में बात करते हैं। एन ऑफर नीड नॉट ऑलवेज टू बी मेड टू एन सर्टेन पर्सन बट इट इज़ नेसेसरी दैट अ सर्टेन पर्सन शुड एक्सेप्ट इट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़रूरी ये है कि जिसके भी साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को या जो भी आपका ऑफ़र है जो आप किसी को दे रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहा है। जब तक कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए पर्सन ऑफर्स ए रिवॉर्ड टू एनी वन हु फाइंड्स हिज लॉस्ट डायमंड रिंग, द फाइंडर कैन सक्सेसफुली क्लेम द रिवॉर्ड। ठीक है, अगर किसी ने बोला कि कोई भी मेरी डायमंड रिंग को ढूंढ के लाएगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। द पोजीशन विल हाउएवर बी डिफरेंट इफ द फाइंडर हैज़ नो नॉलेज ऑफ द रिवॉर्ड। अगर कोई बंदा है उसने अंगूठी ढूंढ ली लेकिन उसे रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं है तो आपका ऑफर धरा का रधा रह गया, उसका कोई लेना देना नहीं है। जो लालमन शुक्ल का केस था ऊपर सर्वेंट वाला, सर्वेंट के साथ भी यही हुआ था। वो लड़के को ढूंढने चला गया था लेकिन उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि लड़के को ढूंढने पर मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा। जब वो रिवॉर्ड लेने के लिए गया तो उसने बोला कि काय बात का रिवॉर्ड, रिवॉर्ड तो आपको तब मिलता है जब मैं आपको भेज रहा था, जिस टाइम अपने लड़के को ढूंढने के लिए, उससे पहले ही डिक्लेयर करता कि अगर आप ढूंढ के लाए तो मैं आपको दूंगा। मैंने तो आपको आपका काम करने के लिए भेजा था, फिर मैंने बाद में रिवॉर्ड की घोषणा करी। तो यही चीज़ है। तो आप इस चीज़ को समझिए। इन द अबव केस ऑफर वाज नॉट मेड टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, इट वाज मेड टू होल वर्ल्ड और जनरल पब्लिक, सो इट कैन बी साइड इट वाज ए जनरल ऑफर। When a offer or a contract or a tender is offered to general public, it is called a general offer। सीधी सी बात है। Thus there may be general offer or an offer can be made to the whole world, but it becomes a contract only when a specific person comes forward and accepts it and perform is the condition of the offer। मतलब in the condition of the offer, मतलब वही चीज़ है कि तब तक आपके रिवॉर्ड का या तब तक आपके ऑफ़र का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक सामने से कोई बंदा आता नहीं है, उसे एक्सेप्ट नहीं करता है और जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं उनके हिसाब से काम नहीं करता है। दूसरा है ऑफ़र एंड इन्विटेशन ऑफ ऑफ़र। देखिए इसमें क्या है कि देयर इज़ अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफ़र एंड इन्विटेशन ऑफ ऑफ़र। फॉर एग्जाम्पल, ए टेंडर नोटिस इज सिंपली एन इन्विटेशन टू कॉन्ट्रैक्टर्स टू मेक ऑफर।
जब भी कोई गवर्नमेंट या कोई भी संस्था कोई टेंडर निकालती है तो वो केवल इनविटेशन देती है कॉन्ट्रैक्टर्स को कि आप अपना ऑफर करें। जैसे कि मान लीजिए NHAI है, NHAI ने बोला कि ये हाईवे बन रहा है, इस हाईवे बनाने के लिए उसने एक टेंडर जारी किया। तो यहाँ पर हैं अक्षय भाई हैं, अंकी भाई हैं, प्रशांत भाई हैं, ये 3 ठेकेदार लोग हैं। ये लोग आए, इन्होंने बोला कि मैं 1 करोड़ में बनाऊंगा, इन्होंने बोला मैं 2 करोड़ में बनाऊंगा, इन्होंने बोला मैं 1.5 CR में बनाऊंगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का, इस टेंडर का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट 1 करोड़ वाले को ठेका दे ही दे। ये बस इन्होंने इनको पूछा है कि आप लोगों का क्या बजट है, आप किस किस बजट में। मतलब एक टेंडर का मतलब ये नहीं हो जाता है कि जो भी संस्था है या जो भी गवर्नमेंट है इज बाइंडिंग टू गिव यू द टेंडर। ठीक है। The distinction between the offer and the invitation of offer can be better understood with the help of the some illustrative cases। अब हम कोई केस देख लेते हैं। जैसे एक वादी है या प्लेंटिफ है, offered to purchase a plot land belonging to the defendant. He made the said offer through the telegraph and asked the defendant to telegraph the lowest price। अब देखिए, मैं आपको सीधे से बात मैं बताता हूँ हुआ क्या है। इस चीज़ को देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये बिगाड़ दूँ 1 सेकेंड। देखिए कलर थोड़ा सा डार्क कर दूँ। निधि थी, निधि ने ललित से बोला कि मुझे, ललित के पास कोई प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है। निधि ने ललित को टेलीग्राम किया और पूछा कि इसकी लोएस्ट प्राइस क्या है, कितनी लोएस्ट प्राइस में आप इसको मुझे बेचोगे। ठीक है। निधि ने ललित को टेलीग्राम कहा और बोला कि आप इसकी लोएस्ट प्राइस क्या है, आप कितनी लोएस्ट प्राइस पे बेचोगे। ललित ने इनको टेलीग्राम करके बोला कि भाई मैं 900 यूरोज में बेचूंगा इसको। ठीक है। तो निधि ने फिर इनको टेलीग्राम किया ललित भाई को, बोला कि ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए। ललित जी ने बोला लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसको बेचने के लिए। ठीक है। अब निधि जी चली गई कोर्ट ललित जी के खिलाफ शिकायत करने के लिए। कहने लगी कि भैया ऐसा है, इन्होंने तो मुझे वादा किया था बेचने का लेकिन अब वो बेच नहीं रहे हैं। तो कोर्ट ने इस पर क्या बोला है ये देखिए। जब ये केस करने गई है तो कोर्ट ने क्या बोला है। तो देखिए जज साहब ने क्या बोला। द जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल डिसमिस्ड द एक्शन एंड ऑब्जर्व्ड इन देयर फर्स्ट टेलीग्राम द प्लेंटिफ वांटेड द रिप्लाई ऑफ द 2 क्वेश्चन। मतलब भाई निधि जी 2 चीज़ों के बारे में पूछना चाहती थी कि द डिफेंडेंट्स विलिंगनेस टू सेल और द लोएस्ट प्राइस, कि क्या वो बेचना चाहता है, क्या ललित भाई ज़मीन को बेचना चाहते हैं, और अगर बेचना चाहते हैं तो उसकी कम से कम कीमत क्या होगी। ललित भाई ने ये बोला कि मेरी कम से कम कीमत 900 यूरोज होगी, लेकिन ही नेवर सेड दैट आई वांटेड टू सेल माई प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 9,000 यूरो टू यू। दिस इज माई द लोएस्ट प्राइस। इफ एवर इन फ्यूचर आई वुड सेल इट इन 900 यूरोज। ये बात हुई है। लेकिन मतलब ये सारी कहानी नहीं लिखी है, लेकिन जो जज साहब ने समझा वो उन्होंने यही बताया कि उन्होंने केवल लोएस्ट प्राइस कहा था। उन्होंने कभी भी पहले क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं दिया है। उन्होंने कभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि आप हमें बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। दे सिंपली कोटेड द लोएस्ट प्राइस विच कुड नॉट अमाउंट टू द इन्विटेशन ऑफ ऑफर बिकॉज दे डिड नॉट एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू सेल। ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, स्टैंडिंग ऑफर और टेंडर। देखिए, द इन्विटेशन टू मेक टेंडर्स इज नॉट एन ऑफर। टेंडर इन रिस्पॉन्स टू सच इन्विटेशन इज ऑफर। ठीक है। अगर किसी ने, जो मैंने बात आपको NHAI वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर टेंडर किसी ने निकाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि somebody is asking you to perform that task। वो केवल ये भी हो सकता है कि उसकी वैल्यू पता करने के लिए कि ये जो हाईवे है वो कितने में बन जाएगा। वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो 1 करोड़ वाले को दे, 2 करोड़ वाले को दे या 1.5 करोड़ वाले को दे। वो टोटली गवर्नमेंट के ऊपर है।
ठीक है। टेंडर निकालने का मतलब ये नहीं है कि उनको वो काम करवाना ही करवाना है आपसे, वो ऑफर दे ही दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट का उनका खुद का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ पर बात आगे चलते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। द डिफेंडेंट्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सप्लाई ए काइंड ऑफ कोल फ्रॉम टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्लेंटिफ फॉर ए पीरियड ऑफ 12 months, ठीक है। द प्लेंटिफ इन परसुएंस ऑफ द सेड एग्रीमेंट ऑफ सर्टेन ऑर्डर्स एंड डिफेंडेंट सप्लाइड द कोल, ठीक है। अब बट बिफोर द लैप्स ऑफ द 12 months दे विड्रू दियर ऑफर एंड रिफ्यूज टू सप्लाई कोल एनी मोर, यहाँ पर होगा कोल एनी मोर। The plaintiff thereupon filed a suit against them for the breach of contract. The court dismissed the suit on the ground that there was no contract. The court pointed out that it was simply a continuing offer or standing offer, and contract took place only when a certain quantity was ordered. समझिए यहाँ पर क्या हुआ, आपको मैं बताता हूँ सीधी भाषा में, ठीक है। देखिए, अक्षय गया केजीडी के पास। अक्षय ने केजीडी से बोला कि मुझे इतना कोल की ज़रूरत है 12 months तक, मुझे कोल की ज़रूरत है, और आप मुझे बिटुमिनस, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बिटुमिनस क्वालिटी का आप मुझे कोल प्रोवाइड करना जब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। केजीडी ने बोला ओके, मैं आपको कोल प्रोवाइड करूँगा। जब 12 months तक इन्होंने 1-2 ऑर्डर किए, अक्षय जी ने ऑर्डर प्लेस किया, इन्होंने उस ऑर्डर को डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, उन्होंने उस ऑर्डर को पूरा कर दिया, ठीक है, कंप्लीट कर दिया। फिर क्या हुआ, इससे पहले कि अक्षय भाई कोई और ऑर्डर प्लेस करते, केजीडी भाई ने क्या किया, इन्होंने बोला कि अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ रहे हैं, अब हम आपको कोई भी कोल सप्लाई नहीं करेंगे। अक्षय भाई कोल मांगते थे, केजीडी भाई कोल देते थे, लेकिन अक्षय भाई अगला ऑर्डर प्लेस करते, उससे पहले ही केजीडी ने 12 month कंप्लीट होने से पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया। अक्षय भाई चले गए कोर्ट, इन्होंने बोला कि हमारा 12 महीने का एग्रीमेंट है और हम इन्हें सू कर रहे हैं, इन्होंने अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस केस में कोर्ट ने बोला कि नहीं, केजीडी भाई ने कोई गलत काम नहीं किया है। इन्होंने ये बोला, द कोर्ट डिसमिस द सूट ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। द कोर्ट pointed out that it was simply a continuing offer or standing offer, and the contract took place only when a certain quantity was ordered. मतलब जब आपने ऑर्डर किया है कि अक्षय भाई, जब आपने कोई भी क्वांटिटी ऑर्डर करी है, केजीडी भाई ने वो क्वांटिटी पूरी तो करी है ना। अभी आपने क्वांटिटी कोई ऑर्डर ही नहीं करी थी, तो उन्होंने ऑर्डर करने से पहले ही अपने आप को बाहर कर लिया है इस चीज़ से, तो इसलिए आपका कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आप कहते कि हमें 100 टन कोल चाहिए और अगर केजीडी भाई आपको कोल नहीं देते, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता। द डिफेंडेंट्स वर देयरफॉर विद इन देयर राइट्स टू रिवोक इट। दे कुड नॉट, ये चीज़ देखिए, ये दे कुड नॉट हाउएवर रिवोक द ऑफर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑर्डर्स एक्चुअली प्लेस्ड। अगर आपने ऑर्डर दिया होता और ये मना कर देते तो आप इनको सू कर सकते थे और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता, लेकिन आपके ऑर्डर करने से पहले ही इन्होंने उस चीज़ से बाहर आ गए हैं, तो इसलिए ये आपका जो भी है सू आपने किया वो वैलिड नहीं है, वॉइड करार दे दिया गया, ठीक है। अब आते हैं व्हेन कैन प्रपोजल बी रिवोक्ड। अब एक कोई भी प्रपोजल अगर बंदा करता है ना, उस चीज़ को आप रिवोक कब कर सकते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या कहता है। ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी के पास एक MG हेक्टर है, कार खरीदी है इन्होंने, और शुक्ला जी ने बोला कि मेरी MG हेक्टर की कार की कीमत है 20 लाख रुपए,
लेकिन मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, तो मैं इसको 5,000 रुपये में बेचूंगी। इन्होंने बोला श्रेय भाई से, वुड यू लाइक टू बाई इट? श्रेय भाई ने कहा 5,000 रुपये में। ये सोच विचार कर रहे थे कि 5,000 रुपये में कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इन्होंने बोला ओके। जब इन्होंने सोच लिया ओके, लेकिन जब तक ये अपना राजीनामा शुक्ला जी को देते वापस, उससे पहले ही शुक्ला जी ने बोल दिया, इनको अकल आ गई कि ये बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा है, इन्होंने इनको मना कर दिया, तो ये इस टाइम तक प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं। श्रेय भाई के शुक्ला जी से हामी भरने से पहले पहले अगर इन्होंने मना कर दिया तो ये इस चीज़ को रिवोक कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में कहा है कि ललित प्रपोजेस बाय ए लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू निधि। ललित भाई ने बोला कि मैं अपना घर निधि को बेच दूंगा। निधि ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल, जो उन्होंने लेटर सेंड किया पोस्ट से कि हाँ, निधि ने कहा ठीक है मैं आपका घर खरीदूंगी, और एक चिट्ठी भेज दी। ललित में रिवोक दिस प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन निधि पोस्ट हर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, मतलब उनके पोस्ट लेटर को पोस्ट करने से पहले पहले तक निधि जी के राजीनामा कि हाँ मैं आपका घर खरीदूंगी, इस चीज़ के लेटर पोस्ट करने से पहले पहले तक ललित जी कभी भी अपने ऑफर को मना कर सकते थे, रिवोक कर सकते थे, वापस ले सकते थे। यही सेम केस होता है जब बिडिंग होती है ना, 5,001, 5,002, 5,003 सोल्ड। तो जब तक वो हथौड़ा नहीं मारता है और आपके क्या बोलते हैं, जैसे कि जब तक वो हथौड़ा नहीं मारता है और जब तक प्रॉपर्टी को फाइनली नॉकडाउन नहीं करता है, उससे पहले पहले तक आप अपने ऑफर को वापस ले सकते हैं। मान लीजिए आपने फ्रेंड्स देखा था, उसमें जो ही होता है बोट खरीद लेता है, ठीक है, तो जितनी भी अमाउंट की XYZ की वो बोट खरीदता है, तो जब तक वो सोल्ड कहता है ना, सोल्ड से पहले पहले तक वो कभी भी अपने ऑफर को रिट्रैक्ट कर सकता था। वो कह सकते थे कि नहीं मुझे गलती हो गई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं ये नहीं खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, अब अगले टॉपिक में कल मिलते हैं। आज के लिए इतना टॉपिक बहुत है।